हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ई वे बिल कर रहे थे लास्ट क्लास में और ई वे बिल की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देखी थी। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे अपने पास में अपना पॉइंट नंबर 15.6। 15.6 क्या बता रहा है हमारे को कि ई वे बिल में किस तरीके से एडिटिंग हो सकती है, कैंसिलेशन हो सकता है या फिर रिजेक्शन हो सकता है किसका, ई वे बिल का। तो देखिए होता पता क्या है कि हमने ई वे बिल का पार्ट 1 जो है वो फिल कर लिया। एक सप्लायर ने या फिर एक रिसिपिएंट ने, जिस भी पर्सन ने करना है, ई वे बिल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 जो था हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है दो होते हैं इसके अंदर। और पार्ट 1 के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होती है गुड्स से रिलेटेड, ठीक है जी, और ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल से रिलेटेड जो डिटेल्स होती हैं वो कहाँ होती है, पार्ट बी में। तो पार्ट ए हमने पूरा कर लिया और पार्ट ए पूरा करने के बाद में हमारे को ना एक 12 डिजिट का ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाता है। अब हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास टोटल 15 दिनों का टाइम पीरियड होता है। कितने दिनों का होता है, 15 दिनों का। ये पॉइंट्स याद रखना, एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। तो 15 दिनों का टाइम पीरियड होता है। पार्ट ए पूरा करने के बाद में आप पार्ट बी को 15 दिनों के अंदर अंदर पूरा कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि सर हमारे को क्या जरूरत है ये 15 दिन के टाइम पीरियड की, हम तो इमीडिएटली कर देंगे। भाई कभी कभी आपके ट्रांसपोर्टर से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती या फिर ट्रांसपोर्टेशन की डेट का नहीं आइडेंटिफाई हो पाता या किस तरीके से क्या काम होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले कंपनी ने आपको बताना है। तो उनसे डिटेल लेकर के तभी हम फिल करते हैं उसके अंदर कि कब ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट ए के साथ में पार्ट बी नहीं भरा जा सकता, तो पार्ट बी भरने के लिए हमने आपको कितना टाइम दे रखा है, 15 डेज का टाइम दे रखा है। तो आपको ये पार्ट ए भरने के बाद में एक यूनिक 12 डिजिट का ई वे बिल नंबर जो है वो जनरेट कर दिया जाता है, 12 डिजिट का, ठीक है जी। और आप इसको क्या कर देते हैं, आगे कम्युनिकेट कर देते हैं। किसको कम्युनिकेट कर देते हैं, अपने कंसाइनर को, कंसाइनी को और ट्रांसपोर्टेशन को या फिर ट्रांसपोर्टर को जो है जो लेकर के जाएगा कि सर हमारे पास में ये है। पार्ट ए भरने के बाद में हमारा एक डॉक्यूमेंट नंबर हमें मिल गया है, एक तरीके से ई वे बिल नंबर बोलते हैं हम इसको, 12 डिजिट का होता है ये, और इसको हम आगे कम्युनिकेट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम इस नंबर को सामने वाले पर्सन को दे देते हैं तो वो कॉमन पोर्टल से पार्ट भी भर सकता है, उसकी डिटेल डाल के। कुछ ऐसे फॉर्म्स आपने देखे होंगे ना जो फॉर द टाइम बिंग होल्ड पे हो जाते हैं, लेकिन आपको है ना वो कैंसिल नहीं होता, उसके बाद वहीं से शुरुआत हो जाती है दोबारा से कि इतना तो आप फिल कर चुके थे, आगे का और कर लो। चलो ठीक है जी। अब यहां पे क्या होता है कि हमारे पास में ना दो चीजें हैं। एक तो क्या है सर, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन और एक है रिजेक्शन। ठीक, दो पॉइंट है हमारे पास में किसकी, ई वे बिल की, कि अगर ई वे बिल जो है वो जनरेट किया जा चुका है और गुड्स भेजे नहीं गए हैं, अभी गुड्स की मूवमेंट कब होगी, जब पार्ट बी भरा जाएगा। तो ई वे बिल जो है वो जनरेट किया जा चुका है और गुड्स अभी नहीं भेजे गए हैं, या फिर कुछ ऐसी बात हुई है कि जो हमने डिटेल्स डाले थे वो डिटेल्स कुछ गलत हो गए। कभी कभी क्या होता है, हमने कहा 1 मिनट के लिए मान लो कुछ इस तरीके से हो सकता है, अरे हमने तो 12 पैकेट बनाए थे ट्रांसपोर्टेशन में जाने के लिए, ये तो केवल 11 ही पैकेट है, या फिर हमने गलती से वहां पे 12 की जगह पे 11 पैकेट लिख दिए। तो हम उसके अंदर क्या एडिटिंग करके चेंज नहीं कर सकते। अब क्या ये होगा कि सर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जो व्हीकल था उसकी डिटेल हमने गलत डाल दी हो, क्या पता पार्ट बी के अंदर, तो हमें एडिटिंग की जरूरत है। तो इसमें लॉ मेकर्स कहते हैं टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप जो है इसको 24 घंटे के अंदर अंदर, कितने टाइम के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर जो है। अच्छा ये कब होगा, हम ये बोल रहे हैं, मैंने ये बोला कि अगर ई वे बिल जनरेट किया जा चुका है और गुड्स अभी मूवमेंट में नहीं आए हैं और कुछ डिटेल गलत हो गई है, तो ई वे बिल को जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। ये चेंजेस कैंसिलेशन भी हो सकती है।
लेकिन एक बात बता दूं आपको कि ई वे बिल के अंदर वेरिफिकेशन के दौरान ना ही चेंजेस किए जा सकते, ना ही उसको कैंसिल किया जा सकता। सर ये क्या कहना चाह रहे हो आप? बहुत सरल सी बात है। मान लो आप कोई सामान लेकर के निकले थे, गलत सामान लेकर के निकले थे और आपको डर था और आपको बीच में जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ लिया कि सर क्या लेकर के जा रहे हो, जरा मूवमेंट किसकी करा रहे हो, दिखाओ तो सही। आपने क्या किया जी, अपना फोन उठाया, क्योंकि मैंने बताया कॉमन पोर्टल पे पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं आपको बहुत बड़ी बड़ी डिवाइसेस चाहिए। अपना फोन उठाया आपने, आओ इसके अंदर एडिटिंग कर देता हूं। या फिर मान लो आपने ई वे बिल के अंदर तो दिखाया हुआ 12 पैकेट और वहां पे आप लेकर के जा रहे हैं 1200 पैकेट। कभी कभी आपने जो है उसको बल्कि भी बना देते हैं हम, अपना क्या नाम है, खर्चा बचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए। 12 पैकेट वहां लिखे हुए थे, 13 लेकर के जा रहे हैं, 15 लेके जा रहे हैं, 20 लेकर के जा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे काम पे पकड़े जाने के बाद में एडिटिंग करना चाहते हो तो वो एडिटिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन, ड्यूरिंग द मूवमेंट, अगर वेरिफिकेशन चल रही है, इंस्पेक्शन चल रही है आपके व्हीकल की, तो मूवमेंट होने के बाद में आप इसकी एडिटिंग नहीं कर सकते। मैंने ऊपर क्या बोला जी कि गुड्स जो है ना वो ट्रांसपोर्ट नहीं किए गए हैं, ई वे बिल जनरेट हो चुका है लेकिन गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड। बात समझ में आई? यानी कि मूवमेंट के अंदर नहीं आए। मूवमेंट के अंदर आ गए तो आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए ही तो ये ई वे बिल आपको जनरेट किया गया था। ठीक है जी। और कितने टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हैं जी? 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, 24 घंटे। अच्छा ठीक है सर। अब रिजेक्शन की बात सुन लेते हैं कि अगर ई वे बिल को जनरेट करने के बाद, मतलब क्या होता है कि हमने ई वे बिल जनरेट किया और इसके बाद है ना ई वे बिल को ना हमें कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। ठीक है। और सामने वाली पार्टी जो है वो इसकी अप्रूवल देती है। ये अप्रूवल या रिजेक्शन देने का टाइम पीरियड है 72 आवर्स। कितने का? 72 आवर्स का, जब से हमने कॉमन पोर्टल पे। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मान लो कि तुमने कोई इंफॉर्मेशन दी, हम ई वे बिल की बात नहीं कर रहे, कोई भी नॉर्मल बात कर रहे हैं। कोई ऐप है आपसे इंफॉर्मेशन मांग रही है, आपने उसके अंदर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला। क्यों मांग रही है वो आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर? वेरीफाई करने के लिए ओटीपी लेगी। आपने अपना जीएसटीआईएन नंबर डाला, सामने वाले का जीएसटीआईएन नंबर डाला, अपना फोन नंबर डाल दिया, सामने वाले का डाल दिया। तो ये कॉमन पोर्टल के थ्रू ना अपने आप जो है ना वहां पे एक्सेप्टेंस के लिए, जैसे आपका पेटीएम भी होता है या कुछ भी होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है ना कि आप ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप किसी और मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और पेटीएम किसी और में होता है, तो वो आपका एक्सेप्टेंस दूसरे मोबाइल में मांगता है ना कि भाई वो वाली साइट से मुझे ऑर्डर आया है, क्या इसको एक्सेप्ट कर लूं? तब आप एक्सेप्ट करते हो। तो अब यहां पे जहां जिन दो लोगों का कम्युनिकेशन किया जा रहा है, तो ये जो है हमने ई वे बिल जनरेट कर लिया, सामने वाले के ऊपर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की बात हो रही है कि वो पर्सन एज अ रिसिपिएंट गुड्स को रिसीव करने को तैयार है या नहीं है। उसके पास कितना टाइम पीरियड है? 72 आवर्स, 3 दिनों का टाइम पीरियड है उसको अपनी एक्सेप्टेंस देने का। वो ई वे बिल नंबर डालेगा, उसके ऊपर ओके या नॉट ओके को टैप कर देगा। अगर वो कुछ भी नहीं करता, 72 डेज बीत जाते हैं या फिर गुड्स डिलीवर हो जाते हैं उसके पास, तो वो रिजेक्शन नहीं कर सकता। मैंने आपको सामान भेजा, आपके पास में मैसेज भी गया, आपके पास मैसेज गया और 60 आवर्स के अंदर अंदर ये सामान आपके पास पहुंच गया। 60 आवर्स के अंदर। अब आप ये नहीं कह सकते कि अभी तो 12 घंटे बाकी हैं एक्सेप्टेंस देने के। तो मैंने क्या बोला? 72 आवर्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। ये देखो, (72 आवर्स और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, सामने वाला बंदा मना कर सकता है कि नहीं मैं नहीं ले रहा ये डिलीवरी, लेकिन 72 घंटे या गुड्स पहुंचने से पहले उसके बाद में नहीं। अच्छा, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने रिजेक्शन नहीं दिया 72 आवर्स या फिर डिलीवरी पहुंचने से पहले, तो इसको हम एक्सेप्टेंस मान लें। कबूल है। बात समझ में आई? चलें आगे।
हाँ, अच्छा जी, अब बात आती है वैलिडिटी की। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आप लोगों को। हाँ, ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के अगर हमने क्या नाम है एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करना है गुड्स का, तो उसके लिए कुछ ना बातें बोली गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में। कभी कभी ऐसा होता है। देखो, पहले ना इसकी बातों को ना आराम से समझो। ये थ्योरी नहीं है, ये लॉ है, ठीक है। और इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आते हैं। तो अब सुनो जरा बात ध्यान से कि क्या कहा गया है। कहते हैं कंसाइनर या जो रिसिपिएंट होता है ना, वो कभी भी ई वे बिल का पार्ट 1 फिल कर सकता है, पार्ट ए फिल कर सकता है। गुड्स की मूवमेंट या फिर विद इन टाइम पीरियड ऑफ पार्ट बी को ई वे बिल कंपनी के कॉमन पोर्टल से जो है हमें भर देना चाहिए। यानी कि हमने क्या बोला, यहां पे दो चीजें हमने बोली, यहां पे हमने दो चीजें बोली, बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, या फिर जो हमें टाइम पीरियड दिया गया था पार्ट बी का, पार्ट बी के लिए कॉमन पोर्टल के ऊपर, उससे पहले पहले हमारे को जो है वो पार्ट बी भर देना चाहिए। यानी कि पार्ट बी भरने के लिए हमारे को 15 दिनों का टाइम दिया जाता है। पार्ट बी या पार्ट ए? पार्ट ए भरने के बाद, पार्ट ए भरने के बाद में, लेकिन मूवमेंट होने से पहले। मूवमेंट कैसे करोगे बिना पार्ट बी भरे, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं जी, गुड्स की मूवमेंट से पहले या फिर जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देखो सोच करके देखो, आपने पार्ट ए भर के रख दिया, गुड्स की मूवमेंट भी नहीं कर रहे आप, और वो उसका टाइम पीरियड भी लैप्स हो गया, तो वो तो ई वे बिल जो होगा वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा कि ना ही तो गुड्स की मूवमेंट हुई है जी, आपने खामखा में वो टाइम पीरियड भी लैप्स कर दिया। तो पार्ट बी को है ना हमारे को फिल करना पड़ता है विद इन टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड और बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। या तो हमारा सामान, मान लो अगर हमारे को कुछ टाइम पीरियड दिया गया, उस टाइम पीरियड से पहले पहले ही हमारा सामान डिस्पैच हो रहा है, तो डिस्पैच होने से पहले पार्ट बी का भरना जरूरी है। अच्छा जी, पार्ट बी में अगर गुड्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में एक से ज्यादा व्हीकल का यूज होता है, या फिर जो यात्रा के अंदर हमारे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होते हैं, तो उसके नियम कानून क्या कहते हैं वो हमारे को यहां पे देखना। मतलब सिचुएशन समझो। सिचुएशन ये है कि मैं ना यहां से ट्रक में सामान लाद करके निकला था, मतलब सप्लायर ने ट्रक के ट्रांसपोर्टर को दिया था, आगे जाकर के शिप यार्ड पे शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है कोई जगह ऐसी, फिर उसके बाद में ट्रेन में किया जा रहा है, फिर ट्रेन से वो वापस रोड पे आ गए। तो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर ही बदल गया। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कैसे, ध्यान से समझना। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, केस 1, मैं केवल एक ट्रांसपोर्टर हूं और मैंने आपसे सामान ले लिया। अब मैं अपने व्हीकल्स के अंदर सामान को आगे पहुंचा रहा हूं आपके रिसिपिएंट तक, या फिर मैं ये कहता हूं कि मैं उनको किराए पे ले लेता हूं, यानी कि अपने नाम पे ही काम कर रहा हूं ट्रांसपोर्टर। या फिर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सुनो सरकार, दूसरा केस समझना, सुनो सरकार, मेरे ट्रक तो दिल्ली से जयपुर पहुंचते हैं केवल, और मेरे ही ट्रक पहुंचते हैं, डायरेक्ट कन्याकुमारी के लिए आपको कोई नहीं ट्रक मिलने वाला। तो आप कहते हो अच्छा ठीक है सर, आप केवल जयपुर तक पहुंचा दो, जयपुर से आगे ना मैं दूसरा ट्रांसपोर्टर, वहां पे आप जाओगे तो वो ट्रांसपोर्टर आपसे क्या नाम है सामान ले लेगा, आप उसको सामान दे देना। तो जयपुर से मुंबई तक दूसरा ट्रांसपोर्टर, मुंबई से कन्याकुमारी तक तीसरा ट्रांसपोर्टर। समझ में आई बात? कहने का मतलब नंबर 1 केस में क्या था, हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल दिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल दिए, ट्रांसपोर्टर सेम है, अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड्स पे वो लेकर के जा रहा है। और दूसरे केस में हमने ट्रांसपोर्टर ही बदल दिया। क्या लगता है तुम्हारे को क्या होना चाहिए, जेन्युइनली सोचना,
दोनों ही केसेस में फुल डिटेल होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए ई वे बिल की। तो रूल्स क्या कहते हैं? केस 1 जहां पे हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल दिया, केस 1 हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही बदल दिया। क्या बोला जी? यहां से जयपुर तक जाएगा ट्रक में, ठीक है। तो अब पार्ट बी के अंदर क्या भरा जाएगा? सर ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर जिसमें सामान जा रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कि भाई कितना सामान जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। डिस्क्रिप्शन तो खैर पार्ट ए के अंदर ही आ गई। मतलब दिल्ली से जयपुर तक जाने वाले ट्रांसपोर्टर की सारी डिटेल उसके अंदर व्हीकल के साथ में भरी जाएगी। अभी एक व्हीकल की भरी जा रही है, अभी एक व्हीकल की भरी जा रही है। हमारे पास ट्रांसपोर्टर सेम है। ट्रांसपोर्टर जब चेंज होगा तो अलग अलग, हाँ, ट्रांसपोर्टर जब चेंज होगा तो वो केस बी में देखेंगे। अभी ट्रांसपोर्टर चेंज नहीं हो रहा, केस 1 चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं जी? यात्रा के दौरान यहां से यहां तक गया, दिल्ली से जयपुर। अब जयपुर से ना सामान चढ़ गया ट्रेन में। क्या लगता है ट्रेन के बारे में डिटेल्स नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कौन से ट्रेन से सामान जा रहा है, कहां तक जा रहा है, सारी डिटेल होनी चाहिए। तो सर इसमें तो कैसे होगा ये? मतलब आम इंसान सोचता है कैसे होगा, कैसे क्या होगा? आप कोई फॉर्म फिल करते हैं गूगल पे, कोई फॉर्म देखे होंगे आपने, क्या मान लो अपना एड्रेस ही भरते हो, एड्रेस के अंदर आपके पास में वो बारकोड, वो जो क्या नाम है, एक आपका बॉक्स होता है वो फिल हो जाता है पूरा। और उसके बाद में आपको वहां पे एक और ऑप्शन होता है ऐड 1, फिर ऐड 2, ऐड करके आपके मल्टीपल, या फिर आप जब क्या नाम है किसी को जैसे मेल करते हो तो उसमें भी सीसी और बीसी ऐसे करके का आता है ना, कि हम क्या नाम है आगे कॉपी टू किसको करना चाहते हैं। ऐसे ही होता है हमारे पास में। हमने क्या किया? हमने सिंपल सी एक बात बोली, हमने कहा दिल्ली से जयपुर, बोला डेस्टिनेशन भरो, इस बॉक्स के अंदर लिखा डेस्टिनेशन भरो, हमने लिख दिया दिल्ली से जयपुर। अच्छा ओके। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल भरो, ओके भर दिया। क्या तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है? नहीं, ऐड 1। इसके बाद जयपुर से मुंबई भरो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भरो। सर यहां से ये ट्रेन से जाएगा, ट्रेन की डिटेल भरो, बोल दिया जी ठीक है सर, भर दिया। फिर क्या यात्रा खत्म हो गई? नहीं, ऐड 1। फिर मुंबई से शिप पे पहुंच गया ये सामान, शिप की डिटेल भरो, कहां तक जाएगा? कन्याकुमारी तक। अच्छा ठीक है। क्या यात्रा खत्म हो गई? हाँ हो गई। ओके, तो सारी डिटेल आ गई उसके अंदर, सारी डिटेल आ गई कि कहां से सामान, डेस्टिनेशन। अच्छा अब एक बात सुनना ध्यान से, रोड के केस में हमारे पास किलोमीटर वगैरह के ऊपर बेस्ड, मैंने अभी ये पढ़ाया था पिछली क्लास में, 20 किलोमीटर, हाँ 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ऐसा केस में भी ठीक है ना, 50 नहीं 200, हाँ तो 200 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जो भी इसकी किलोमीटर के हिसाब से डेज होंगे उसके हिसाब से काम होगा। अब यहां पे ना काम देखने वाली पता है क्या बात है? बात दरअसल ये है, आपने बोला कि 400 किलोमीटर के अंदर है जयपुर और दिल्ली से आपका माल निकल गया, मेन आपको कितने दिन मिलेंगे? 2 दिन मिलेंगे, है ना, क्योंकि ट्रक से जाने पे हमारे को 200 किलोमीटर का है ना, अगर हम नॉर्मल कार्गो से भेज रहे हैं, हम मल्टी डायमेंशनल की बात नहीं कर रहे, तो अपने को क्या मिलेंगे? 2 दिन मिलेंगे, 2 दिन ठीक है सर, 2 दिन मिले। अब भाई साहब 2 दिन के अंदर है ना सामान जयपुर पहुंच जाना चाहिए। नहीं पहुंचता तो तुम्हारा ई वे बिल की जो, नहीं मेरी बात तो सुन लो। अगर तुम्हारा सामान 2 दिन के अंदर नहीं पहुंचा तो इसके ना 2 इफेक्ट होंगे। एक तो वो जो वहां पे जयपुर पे खड़ा हुआ होगा ना ट्रेन, वो तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2 वो तो निकल जाएगी ना अपना। नंबर 2 जो तुम्हारा ई वे बिल में बताएगी वो होगी ना डिटेल, वो झूठी हो जाएगी, तो तुम्हारा माल बीच में फंस जाएगा। मैं तुम्हारे को वैसे ये बता रहा हूं नॉलेज के लिए। अब ऐसा नहीं होता कि ट्रांसपोर्टर को बार बार फोन कर रहे हैं, भाई साहब जा रहे हो ना, भाई साहब ठीक हो ना, सो तो नहीं गए, रास्ते में नींद तो नहीं आ गई आपको, भाई साहब खाना वाना खा लिया? वो कहेगा तुम मेरी बीवी बन गई हो क्या, बीवी बन गए हो क्या तुम? ख्याल रखना मेरे सामान का। तो सही। अच्छा सुनो, क्या बेटा 1 डे एक्स्ट्रा ले भी लिया, चल 1 मिनट बेटा, इसकी बात का जवाब देने दो मेरे को।
1 डे एक्स्ट्रा ले भी लिया, आगे वो ट्रेन रुकेगी, 1 डे एक्स्ट्रा, ठहरो ठहरो मैं आ रहा हूं, नुकसान किसका है? अगर जयपुर तक माल पहुंच भी गया तो हमें तो कन्याकुमारी तक पहुंचाना था। आप वो एडिट कर सकते हो, वो बात दूसरी है, वो तो हमने पहले सीख लिया। लेकिन वो कब हमारे लिए फायदेमंद होगा? जब माल सिर्फ दिल्ली से जयपुर ही जा रहा हो। हमने अगर उसके अंदर भी बताऊंगा तुम्हारे को कि कोई तुम्हें रास्ते में भी परेशान नहीं कर सकता, अभी वो भी बताऊंगा। लेकिन वैसे मैं तुम्हारे को बोल रहा हूं कि अगर मूवमेंट टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं होगी तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो ये हमने केस 1 पढ़ लिया। केस 1 में हमने क्या बोला जी? अगर ट्रांसपोर्टर सेम है लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदलते जा रहे हैं तो सारी डिटेल उसके अंदर डालनी पड़ेगी। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वही एग्जांपल ये यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, ओके। अब मेरी बात सुनो। अब सेकंड केस है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। सेकंड केस है कि अगर गुड्स को एक से ज्यादा ट्रांसपोर्टर के द्वारा भेजा जाना है, ट्रांसपोर्टर 1 ने जयपुर तक जाना है, फिर आगे ट्रांसपोर्टर 2 ने मुंबई तक जाना है, इस तरीके से हमने किया हुआ। तो सर क्या होगा? ई वे बिल के इसमें सर मोड तो सेम है ना? हाँ, मोड सेम है। मोड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो तीसरा एग्जांपल बन जाएगा। वो तो हमारे को सिर्फ वो तो मिक्सचर हो जाएगा फिर 1 और 2 का ना। अभी तो हमें 2 पढ़ना है, एक तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा क्या कहता है? कहता है देखो जी, अगर गुड्स को एक से ज्यादा ट्रांसपोर्टर के द्वारा भेजा जाना है तो उस केस में ई वे बिल के पार्ट बी को ट्रांसपोर्टर को असाइन कर दिया जाएगा। अब ये क्या मतलब हुआ सर, असाइन कर दिया जाएगा? हमने ना पहले वाले केस में क्या किया, हमारा ट्रांसपोर्टर तो सेम था ना, हमने ट्रांसपोर्टर से डिटेल मांगी, क्या भी बताओ कैसे कैसे पहुंचाओगे माता? वो कहता है यहां से यहां पे, इस डेट पे यहां पहुंचेगा, इस डेट पे यहां पहुंचेगा, और वो सारी डिटेल एज अ सप्लायर हम नहीं किसी पे भरोसा करते, हमने खुद ही भर दिया, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। लेकिन अब एक बात बताओ, वो कहता है, मैंने कहा जी यहां से दिल्ली से जयपुर भेजना है, कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। वो जयपुर पे ना शर्मा ट्रांसपोर्ट को हमने दे दिया दिल्ली से जयपुर भेजने के लिए। शर्मा ट्रांसपोर्ट कहता है वो वहां पे एक वर्मा ट्रांसपोर्ट है जयपुर वाले, वो मेरे दोस्त है, मैं उनके पास आपका सामान भिजवा दूंगा और वो मुंबई ले जाएंगे आपके सामान को। अब क्या हमारे को वर्मा ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स मालूम है? क्या हम उससे अभी कोई बात कर सकते हैं? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम मुंबई सामान नहीं भेज सकते? बिल्कुल भेज सकते हैं। हम ना क्या बोलेंगे, हमने जो पार्ट ए भरा होगा ना, जिसका कि 12 डिजिट नंबर हमारे पास में होगा ई वे बिल का, वो हम असाइन कर देंगे। हमने क्या बोला जी, वहां पे पोर्टल के ऊपर हमने लिखा जी डेस्टिनेशन, कहां से कहां तक, दिल्ली से जयपुर। एक बात, अब उसी को आगे क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो असाइन करेंगे तभी तो अपडेट होगा ना। तो हमने क्या कर दिया, वो नंबर उसको असाइन कर दिया कि सुन कहीं पे भी जाकर के ना अपने लैपटॉप से या फिर मोबाइल से या फिर किसी भी डिवाइस से जाकर के वहां जब पहुंच जाए ना तो उनसे उनकी डिटेल लेना। अब ये ट्रांसपोर्टर का काम है, ये ट्रांसपोर्टर का काम है। लेकिन ट्रांसपोर्टर कब कर पाएगा, जब आप वो ई वे बिल उसको असाइन कर दोगे। असाइन मतलब क्या कर दिया? आगे सुपुर्द कर दिया ना हमने उसको, ले भैया आपको अथॉरिटी दे रहे हैं, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लॉगिन देना पड़ेगा क्या? आज लॉगिन क्या देना पड़ेगा, डॉकेट नंबर देना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटीज देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है। तो वो क्या करेगा जी, अब देखो अभी अभी मैंने तुम्हारे को क्या बताया कि एक बार मूवमेंट हो जाए तो चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन ना एक चीज होती है अपडेट। आप ओला उबर में भी बैठते हो ना, तो आपसे एक ऑप्शन और पूछता है, डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो, लेकिन अगर तुम्हारी ये डेस्टिनेशन नहीं है तो क्या तुम अपनी राइड को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो? तो उसको हम अपडेशन कहते हैं। वहां से वहां तक तो पहुंच गए ही, इतना किराया तो हम तुम्हें दे रहे हैं, ये कहते हैं ना वो लोग उबर वाले को। ऐसे यहां पे भी है, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं जी आपने, लेकिन ये जो ई वे बिल था ये असाइन करना पड़ेगा फर्स्ट ट्रांसपोर्टर को, तभी तो वो सेकंड ट्रांसपोर्टर की डिटेल लेकर के उसमें डाल पाएगा, वरना तो तुम्हारा सामान जयपुर में ही फंसा रह जाएगा, मुंबई कैसे पहुंचेगा। तो ये उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी हमारे को। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। पार्ट ए और पार्ट ओ क्या नाम है, केस 1 और केस 2, जिसके अंदर की मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल जाते हैं केस 1 में, और दूसरे में ट्रांसपोर्टर ही बदल जाता है।
ये सारी डिटेल्स होना ई वे बिल के अंदर जरूरी है, क्योंकि यदि तुम्हारा किया गया काम, की गई यात्रा, की गए सामान के साथ, किए गए सामान के साथ में आपके ई वे बिल से मैच नहीं हुई तो आप डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो जैसे हमने इसको इस पे भरोसा कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर पे, इसने तो बांट दिया, दूसरे में पहुंचा, तीसरे वाले ने नहीं भरा, मतलब फ्रॉड कर दिया उसने। क्यों करेगा वो? उसको अपनी पैसे चाहिए थे या तुम्हारा माल लेना था उसको ट्रांसपोर्टेशन क्यों करेगा वो? एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टर का काम ही यही है, वो इन चीजों में महारत हासिल होती है उनको। ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते अपना। तुम्हारा जो काम है वो तुम करते हो, मेरा जो काम है मैं करता हूं, ऐसे ट्रांसपोर्टर का जो काम है वो करता है। तो ट्रांसपोर्टर आगे फर्दर किसी थर्ड ट्रांसपोर्टर, सेकंड वाला थर्ड वाले को भी पहुंचा देगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको अपने किराए से मतलब होता है, उसको तुम्हारा माल फंसा करके क्या फायदा। ठीक है ना? आज मैं तेरे को दे भी दूं कि ले भाई ये बुक्स थी, ये बुक्स तो मेरे लिए वैल्यूएबल है ना, जो मेरी बुक्स है। अगर किसी एक अंगूठा छाप बंदे को मैं वो बुक्स दे भी देता हूं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो उसको उससे क्या हासिल कर रहे हो, बजाय कि वो उसको अपना किराया पूरा मिल जाए बस टाइम से। अच्छा जी। और इन एनी अदर केस अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसके भी तरीके होते हैं। ये अगर आपका जो सामान है वो वैलिड प्रोसीजर के अंदर चल रहा था, लेकिन वहां पे देखा जाता है कि आपने जो था वो सामान गलत, क्या नाम है, उस वजह से गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट किया है या फिर गलती हो गई है, दोनों चीजें कंसीडर की जाती है। ट्रांसपोर्टर पे डाल के भी क्या फायदा है ना, सामान तो हमारा है ना। तो ये चीज है। तो ये हमारे पास में क्या दिया हुआ, फॉर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पार्ट बी, इन पार्ट बी फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन द कंसाइनमेंट, ये हमने जो है अभी कर लिया और ये उसका एग्जांपल दिया हुआ। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए वही है। अच्छा, अगला है जी हमारे पास में कंसोलिडेटेड ई वे बिल। कंसोलिडेटेड ई वे बिल कोई अलग बिल नहीं होता, नाम से ही पता लग रहा है। हमारे पास है ना ढेर सारे ई वे बिल है। क्यों है हमारे पास में कंसोलिडेटेड ई वे बिल, क्यों बनाया जा रहा है? देखो, कंसोलिडेटेड ई वे बिल जो होता है ना, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मल्टीपल ई वे बिल होते हैं। बहुत सारे ई वे बिल की डिटेल्स होती हैं जिनको कि मल्टीपल कंसाइनमेंट के लिए बनाया जाता है, बहुत सारे कंसाइनमेंट के अंदर बनाया जाता है। अगर एक ही व्हीकल के अंदर अलग अलग डेस्टिनेशन पे अलग अलग कंसाइनमेंट्स को भेजना है, ध्यान से समझो। या पार्टीज बदल गई, पार्टीज नहीं बदल गई, मेरी सुन तो सही। हाँ, पार्टीज बदल गई, रेसिपिएंट बदल गए, पार्टी मत बोल, रेसिपिएंट बोल। ये मैंने यहां से ना एज अ सप्लायर दिल्ली से सामान भेजा, मैंने बोला सुनो जी आप है ना 10,000 यूनिट्स ले लो ट्रक में। कहते ठीक है। मैंने कहा आप यहां से जाना जयपुर, आपको मिलेंगे मिस्टर एक्स, उनको 2,000 यूनिट्स दे देना। कहता ठीक है जी। मैंने कहा आगे जाना मुंबई, वहां पे आपको मिस्टर वाई मिलेंगे, उनको आप जो है वो 7,000 यूनिट्स दे देना। मैंने कहा फिर थोड़ा सा और आगे जाना, कन्याकुमारी पे आपको मिस्टर ए मिलेंगे, आ गए। थोड़ा और आगे जाना, कन्याकुमारी पे आपको मिस्टर ए मिलेंगे, इनको 1,000 यूनिट्स दे देना। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारे ऑन द वे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान देना कंसाइनमेंट, मैं एक ई वे बिल बनाऊंगा, पहले ध्यान सुनना, मैं एक ई वे बिल बनाऊंगा 2,000 गुड्स का, जो कि कहां जा रहा है, दिल्ली से जयपुर। दूसरा ई वे बिल बनाऊंगा कौन सी गुड्स का, 7,000 गुड्स का, जो कि दिल्ली से मुंबई जा रहा है, जयपुर से मुंबई नहीं जा रहा, क्योंकि दिल्ली से जयपुर तो 2,000 जा रहे थे, ठीक है ना।
और जयपुर से आगे मुंबई और जा रहा है, लेकिन वो कहां से चला था? दिल्ली से चला था। तो ई वे बिल कहां से बनेगा? सेकेंड ई वे बिल बनेगा दिल्ली से मुंबई, थर्ड ई वे बिल बनेगा दिल्ली से कन्याकुमारी, नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ गुड्स के साथ में और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के साथ में। अलग अलग रिसीपमेंट थे मेरे पास। और फिर ना ट्रांसपोर्टर परेशान हो जाएगा कि कौन सा वाला ई वे बिल किसका है। तो अपन ने पता है क्या किया? इसका एक सहारा निकाला, इसका एक वो निकाला, क्या नाम है, तोड़ निकाला, एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना दिया। उसके अंदर डिटेल होती है सारे ई वे बिल की कि यहां से यहां तक यात्रा कंसोलिडेटेड वे में। भाई एक बात बताओ, तुम्हें अगर पर्चे रखने हो फिजिकल मोड में 1 सेकंड के लिए, वैसे तो फिजिकल मोड में भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं फिजिकल मोड में अगर तुम्हारे को सामान रखना हो तो ज्यादा सामान रखना पसंद करोगे या कम? डॉक्यूमेंटेशन रखना ज्यादा पसंद करोगे कम? तो हमने कंसोलिडेटेड बना दिया कि अलग अलग छोटी छोटी पर्चियां लेकर के चलने की बजाय एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल होगा। कंसोलिडेटेड ई वे बिल अपने आप में कुछ नहीं है और ना ही इसकी कोई अलग से वैलिडिटी है। जैसे अपन कहते थे ना कि भाई 2 दिन 400 किलोमीटर, ऐसा ई वे कंसोलिडेटेड ई वे बिल के साथ में नहीं है, वो ई वे बिल के साथ में। तो उम्र तो यानी कि वैलिडिटी, उम्र यानी कि वैलिडिटी किसकी होगी? ई वे बिल 1 की, 2 की और 3 की इंडिपेंडेंटली। लेकिन उनको होल्ड कौन कर रहा होगा? कंसोलिडेटेड ई वे बिल। बात समझ में आई? कि देखो ये ऐसे दिया हुआ है एक बड़ा सा कंसोलिडेटेड बिल, इसके अंदर ई वे बिल 1, ई वे बिल 2, ई वे बिल 3, लाइफ इनकी होती है, इसकी नहीं होती। ये तो सिर्फ होल्ड करा है, जैसे हम बॉक्स होता है ना उस तरीके से। तो मतलब वो टाइमिंग का नहीं, सॉरी, हाँ टाइमिंग माइंग का कोई लेना देना नहीं, किलोमीटर का भी कुछ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। एक्सेप्टेंस की इसका काम सिर्फ इतना है कि ये बल्क डॉक्यूमेंटेशन को बचाना चाहता है। अच्छा, एक्सेप्टेंस का भी प्रोविजन लगेगा इसमें? किस चीज का? इसमें वो तो ई वे बिल 1, 2 और 3 की एक्सेप्टेंस वाली या रिजेक्शन वाली बात होगी ना। और 72 डेज 72 आवर्स का जो प्रोविजन है वो तो ई वे बिल 1, 2 और 3 में अलग अलग लगेगा। कंसोलिडेटेड ई वे बिल कुछ नहीं है, सिर्फ एक बिल है। हाँ, एक बिल है, उसमें तीनों, उसके अंदर तीनों आ जाते हैं और वैलिडिटी उन तीनों की अलग 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 होती है। बात समझ में आई? अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास में कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अच्छा, पढ़ना चाहो पढ़ लो एक बार। ये क्या मतलब लास्ट में कंसोलिडेटेड ई वे बिल can't be issued in case of transport by रोड के लिए। हाँ, रेलवे में कहाँ दे रहे हैं? रेलवे वालों का तो वैसे ही हमने क्या बोला हुआ है ना कि सामान तब मिलेगा तुम्हारे को जब तुम दिखा दोगे। तो वो मूवमेंट के अंदर भी ई वे बिल पूरा किए बिना भी लेकर के जा सकते, क्योंकि वो अपने पास होल्ड ही नहीं करते, किस किस का लेकर के फिरेंगे। लाखों लोगों का सामान जाता है इधर से उधर। कभी ट्रेन से सामान भेजा है तुमने? लिक्विड तो कभी नहीं भेजना चाहिए, उठा उठा के फेंकते हैं वो रेलवे से। वो हाँ, जो चीजें रिसने वाली होती है ना, जैसे सैनिटाइजर वगैरह भेजे कई लोगों ने इधर उधर करने के लिए कोविड के अंदर, लिक्विड होते हैं ना, तो उठा उठा के फेंकते हैं चीजें, वो लीक हो जाती हैं। अच्छा सुनो, चलो आओ सर, इसमें ये रेलवे में ये होगा ना, जैसे मैंने ई वे बिल बना दिया, एक फोटोकॉपी उसको देता हूं, रेसिपिएंट को, वो जाके रेलवे वालों को दिखाएगा और ले जाएगा, है ना? वो कॉपी देने की भी जरूरत नहीं होती, नंबर आता ना 12 डिजिट का, वो सामने कन्वे कर देता हूँ सामने वाले को। अच्छा, पूरा अपने आप निकाल लियो भाई, जैसे मान लिया अथॉरिटी दे दियो अपने आप। मैं क्यों भेजूं तेरे को यहाँ से सामान, तू अपने कंप्यूटर से अपने आप निकाल लियो। अच्छा हाँ, उसके भी तो पहुंच जाएगा जब हम उसका नंबर डालेंगे, एक्सेप्टेंस होगी, सब उसके पास भी पहुंच जाएगा। और आजकल है ना, वो भी प्रिंट आउट निकालने की भी जरूरत नहीं होती, वो फोन में दिखा दो, फोन में दिखा देते हैं। और वो फोन का वेरिफिकेशन तुम कहोगे कि सर फोन से भी तो गलत
तरीके से बनाया जा सकता है, बारकोड होता है उसके अंदर, बारकोड स्कैन कर लेते हैं, वो स्कैन कर लेते हैं, सारी डिटेल आ जाती है। अच्छा सर, जो ई-वे बिल है एक हम इस पे सामान पे भी चिपका के बेचते हैं क्या, है ना? सामान पे नहीं चिपकाते, सामान पे तो इनवॉइस होता है, वो उसके हाथ में दे देते हैं हम ट्रांसपोर्टर के। जैसे कि मान लीजिए एक इनवॉइस बना दिया, उसके अंदर रख दिया, और सामान पे बात पता है क्या होती है, सामान पे चिपकाने को चिपका दो, लेकिन ट्रांसपोर्टर के हाथ में रहता है तो सही रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे वैलिडिटी की बात आ जाती है। ये ट्रांसपोर्टर अपने पास ही रखता है। तुमने कभी देखे नहीं है कि वो जीएसटी ऑफिसर तो नहीं देखे होंगे तुमने, लेकिन वो देखे होंगे पुलिस वाले रोक लेते हैं ट्रक्स को बीच में, 50 रुपए लेते, नालायक बताऊं भी तो वो कहते हैं हाँ भाई दिखाओ क्या है इसके अंदर, अननेसेसरी परेशान कर रहे होते हैं वो उनको, दिखाओ क्या है। लेकिन ठीक है, 10 में से 2 ट्रक तो गलत माल ही लेके चल रहे होते हैं। मैंने देखा है सर, पता है क्या होता है, कहते हैं अभी लाइसेंस दिखाओ, तो उसको लाइसेंस जो देते हैं वो लाइसेंस खोल के देखते हैं, उसमें 100 का नोट रखा होता है, 100 का नीचे डाला है। ये हिंदी मूवी बहुत देख करके बैठा जा रहा है। अच्छा देखो इधर सुनो, अब क्या है, जहां पे हमने ई-वे बिल को ये बोला है कि भाई इसको बनाओ, तो वहां पे अथॉरिटी जो है वो परेशान भी कर सकती है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि पुलिस वाले कभी कभी अननेसेसरी परेशान करने लग जाते हैं और परेशान करने लगे, यानी कि जिसके हाथ में शक्तियां आ गई ना तो वो सामने वाले को परेशान भी कर सकता है। लेकिन परेशान ना करे तो जो है गलत काम बढ़ भी जाएंगे। क्या पता स्मगलिंग के अंदर सामान कोकीन जा रही है जी, अफीम जा रही है, तो गलत है वो। तो दोनों चीजों को तालमेल बिठा करके रखना पड़ेगा, इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया। अब वो क्या सिस्टम बनाया गया, एक पूरा प्रोसीजर है कि एक होता है कमिश्नर और एक होता है कमिश्नर के द्वारा एम्पावर्ड ऑफिसर। मैं कमिश्नर हूं या मेरे द्वारा एम्पावर्ड तुम ऑफिसर हो, उसका मतलब क्या है, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद कर सकता हूं और मैं अगर तुम्हें वो शक्तियों से एम्पावर्ड कर सकता हूं तो अब तुम भी मेरे ही इक्विवेलेंट हो गए हो, तुम भी वही काम कर सकते हो। जनरली इनकम टैक्स के अंदर तो ऐसा एडिशनल कमिश्नर करता है। अच्छा खैर जो भी, तो ना कमिश्नर या फिर जो क्या नाम है उसके द्वारा एम्पावर्ड क्या नाम है वो होता है ना पर्सन, वो अपॉइंट कर सकता है एक प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर कौन है, जो पर्सन जो कि डील करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्टर काइंड ऑफ। कमिश्नर खुद नहीं जाएगा या फिर वो बंदा जिसको कि उसने अपनी शक्तियों से एम्पावर किया है वो भी नहीं जाएगा। वो क्या करेंगे, असाइन करेंगे। क्या करेंगे, असाइन एक प्रॉपर ऑफिसर, पीओ, यहां पे लिखा है ना पीओ, ये लिखा है पीओ। कमिश्नर डायरेक्टली कर दे, क्या कर देगा, बेकार की बातें मत करो, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बता रहा हूं नालायक, मजे मत लो, ये कर लो वो कर लो, बाद में तोते उड़ जाते हैं तुम्हारे। ये क्या होता है सर, ठीक है, जब लाइन समझ में आ जाती है ना, अभी दे दूंगा ना पढ़ने के लिए, लो बेटा जब पढ़ के इसका मतलब बताना, हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी। देखो सुनो मेरी बात, तो मैं क्या कह रहा था कि पीओ को अपॉइंट कर दिया। अब पीओ सोचो जी, अपना क्या नाम है जीएसटी के प्रॉपर ऑफिसर है, वो खड़े हुए हैं चेक पोस्ट पे। अब ये भी 2 चीजें हो सकती हैं, अगर गलत काम हो रहा है, गलत माल लेकर के जाया जा रहा है, तो इसकी जानकारी अगर मिल जाए तो क्या प्रॉपर चैनल से काम होना चाहिए या फिर सर्कमस्टांस के हिसाब से काम होना चाहिए, तुम बताओ। प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सर्कमस्टांस के हिसाब से होना चाहिए, सर्कमस्टांस के हिसाब से होना चाहिए। भाई प्रॉपर तो हिसाब किताब ये कहता है कि हमारी एक जो चौकी है या फिर एक जो क्या नाम है चेकिंग पोस्ट है, वो दिल्ली से 15 किलोमीटर आगे है। अब अगर हम उसका प्रॉपरली ही काम करेंगे कि चेक पोस्ट के हिसाब से ही उसको चेक करेंगे जी, तो ये तो कहीं इधर उधर भी निकल सकता है क्योंकि गलत सामान लेकर के चल रहा है। तो इसको इमीडिएटली जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट हो ना, वैसे तो अपने दिमाग में ना 2 एरो बनाओ कि पीओ साहब, प्रॉपर ऑफिसर साहब क्या कर रहे हैं, एक तो चेक पोस्ट पे खड़े हुए और एक अपॉइंट किए गए हैं किसी स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर कि भैया जाओ वहां पे वो ट्रक जो है, एक लीड मिली है कि वो ट्रक जो है ना उसमें गलत सामान जा रहा है,
कोई ऐसी चीज जो कि प्रोहिबिटेड है। तो दोनों को समझेंगे। पहले तो एक नॉर्मल सामान को चेक करने के लिए भी प्रॉपर ऑफिसर चाहिए। तो ये भाई साहब क्या कर रही हैं, एक इनकी चेक पोस्ट बनी हुई है और इनको एक जो क्या नाम है सिस्टम बनाया गया इनके लिए। इनको सिस्टम क्या दिया हुआ है, RFID रीडर्स। जैसे तुम्हारे वो होते हैं वॉकी टॉकी वगैरह होते हैं, वॉकी टॉकी नहीं क्या कहते हैं, वायरलेस सेट होते हैं। वॉकी टॉकी अलग चीज होती है, वो तो बच्चों की खेलने की चीज है। ये होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ठीक है जी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर्स ये होते हैं इनके पास में। अच्छा जी, अब इससे ये क्या करेगा देखो, तो प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया जी, वो चेक पोस्ट पे बैठा हुआ है ये डिवाइस लेकर के, और इस डिवाइस से वो क्या कर रहा है, अपने पास में चेक कर रहा है। कैसे चेक कर रहा है, वो कहता है जी हाँ भाई सामान आपका क्या है, इसका ई-वे बिल दिखाना। उसने प्रॉपरली उसको स्कैन किया और एक बार नजर मारी ट्रक के ऊपर और बोला हाँ ठीक है चलो जाने दो। ये नॉर्मल चेकिंग आम जिंदगी। एक है जी मेंटोस जिंदगी, वो कौन सी वाली, प्रॉपर ऑफिसर को लीड मिली है, ट्रक में गलत सामान जा रहा है, तो अब वो ना उस डिवाइस को ले लेकर के नहीं घूमेगा, वो तो क्या करेगा, वो तो डंडा बजाएगा और वो फिजिकल मोड में बजाएगा। कहने का मतलब वो उसको रोकेगा रास्ते में रोकेगा और कहेगा हाँ जी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, और वो उसके सारे माल के गत्ते वत्ते फाड़ करके भी देख सकता है, चेक कर सकता है। वो डिवाइस लगा के नहीं चेक कर रहा कि हाँ भाई अपना बारकोड दिखाओ, ये करो वो करो, उसके ऊपर लगे हुए हैं तो वो उसको फाड़ दे रहा है, कह रहा कि चेक करवाओ जी अच्छे से। फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकती है। फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया, अब इसको संतुष्टि हो गई, या तो संतुष्टि हो गई या तो उसने पकड़ करके उसको हैंडओवर कर दिया। कुछ ना कुछ तो या तो सही चीज मिलेगी चेकिंग के अंदर, चाहे वो जनरल चेकिंग हो चाहे वो सर्कमस्टांस के हिसाब वाली हो, है ना, या तो सही मिलेगी चीज या तो गलत मिलेगी। अगर सही मिलेगी तो ये कहेगा जी फटाफट निकलो यहां से, चलो भागो यहां से, गलत इंफॉर्मेशन थी हमारे पास या फिर हमने खामखा में ही तुम्हें रोका, और रोका तो रोका, ये हमारा काम था, बोल नहीं सकते तुम हमारे आगे, चलो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसको ये इंसान जो प्रॉपर ऑफिसर है, ये प्रॉपर ऑफिसर गलत शक्ति, अपनी शक्तियों का गलत फायदा ना उठा सके, इसके लिए ना एक बात बोली गई है, कहता सुनो 24 घंटे के अंदर, कितने टाइम में, 24 घंटे के अंदर समरी रिपोर्ट पोर्टल पे सेंड करो। है सर, जितने भी ट्रक्स, हाँ जितने, हाँ प्रॉपर ऑफिसर, जितने भी ट्रक्स गुजरते हैं उनकी समरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर, हाँ जी 24 घंटे के अंदर पोर्टल पे अपलोड होती है समरी रिपोर्ट। और अगर आपने उसके अंदर कोई गलती पाई है या नहीं पाई है, डिटेल रिपोर्ट यानी कि फाइनल रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर सबमिट करवानी है अपने ऑफिसर को। मैंने कुछ नहीं पाया, समरी रिपोर्ट बना दिया, ओके टेस्टेड, निकल गया, सामान भेज दिया गया। कुछ गलत पाया, कुछ टाइम लगा, सामने वाला मेरी कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे को खाम में परेशान किया जी, मैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अगर मैं समरी रिपोर्ट ही नहीं भेजी मैंने 24 घंटे के अंदर, तो सामने वाले की बात सच भी हो सकती है ना कि सर खाम में अंकल परेशान कर रहे थे हमें। तो समरी रिपोर्ट चाहिए। ये किस लिए है जी, हरासमेंट रोकने के लिए है कि जो बंदा ई-वे बिल लेकर के चल रहा है, जो ट्रांसपोर्टर है, और ट्रांसपोर्टर को तो हमने कोविड में भी नहीं रोका था। अगर फल सब्जियां खाद्य पदार्थ गुड्स ये पहुंचेंगी नहीं तो भैया काम तो खराब हो जाएगा, और वो तुम्हारी वजह से काम खराब हो रहा है। हाँ तुम्हारी ड्यूटी थी कि सही चीजें सही जगह पे सही ई-वे बिल के साथ में पहुंचे, लेकिन तुमने तो इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। तो ठीक है, फिर अपना आपने क्या चेक किया, समरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर और 3 दिनों के अंदर फाइनल डिटेल रिपोर्ट अपने ऑफिसर को, ओके सर डन। अब इसमें है ना कभी कभी क्या होता है, चेकिंग करने के दौरान 30 मिनट से ऊपर, कितने मिनट से ऊपर, 30 मिनट से ऊपर, ये जो मैं बार बार बोलता हूं ना, ये क्यों बोलता हूं समझ गए हो, एमसीक्यू। 30 मिनट के अंदर और 30 मिनट से ज्यादा का चेकिंग में टाइम लग रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं 30 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, भीड़ लग जाएगी, 3-4 ऑफिसर होंगे वहां। मैं कह रहा हूं 3-4 भी हो, 10-15 भी हो, कितने सारे ट्रक्स आ रहे होते हैं लाइन लगा करके, जब देखे तुमने तो भीड़ लग जाएगी।
रोड पे तो ट्रक ही ट्रक रह जाएंगे। तो हमने कहा 30 मिनट तो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, 30 मिनट से ज्यादा अगर तुम्हें टाइम लग रहा है तो एक काम और हो सकता है। मान लो तुम ट्रक लेकर के निकले थे, 5 घंटे तुम्हारी चेकिंग चल रही है, टाइम लग गई, और तुम्हारा तो ये वैलिडिटी ही टाइम बेस्ड थी। वैलिडिटी जो तुम्हें ई वे बिल के अंदर दी हुई थी, क्या बोला था, एक दिन में से 5 घंटे तो यही मामा जी खा गए। अब क्या करें? तो ट्रांसपोर्टर को भी बोला हुआ है कि अगर आपका 30 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है, कॉमन पोर्टल के ऊपर अपने डिस्क्रिप्शन भेजो कि सर क्या कारण था, आपकी तरफ से कोई गलती थी, उनकी तरफ से कोई गलती थी, क्या निष्कर्ष निकला। तुम 30 मिनट से ज्यादा का अगर तुम्हें यात्रा में रोका जा रहा है चेकिंग के लिए, तो आपका भी ये फर्ज है और ये अधिकार भी है आपका। अगर आप सही होगे तो आप लिखोगे कि सर मेरा तो वैलिडिटी बढ़नी चाहिए क्योंकि मेरे तो 5 घंटे यही खा गए। तो हमने बोला कि सर आपको क्या करना है, आपको एज अ ट्रांसपोर्टर भी 30 मिनट से ऊपर अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसकी जो डिटेल है वो आप कॉमन पोर्टल पे दे सकते हैं 30 मिनट से ज्यादा के ऊपर। ठीक है जी। तो ये अपने पास में मिसयूज या फिर हरासमेंट को रोकने के लिए स्टेप्स हैं। सर पोर्टल से आ जाता है? बिल्कुल आता है सर। आपको लगता है कि सरकारी पोर्टल काम नहीं करते हैं? आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल आता है। और पोर्टल की बात करिए, हमारा जीएसटी पोर्टल है या फिर ई वे बिल पोर्टल? ई वे बिल पोर्टल है सर। कितनी देर में आ जाता है इसमें? जैसे कि अगर हम आप करके देख लेना, वैलिडिटी खाओ, खुद जान जाओ नारायण कितनी देर में आ जाता है। अभी कहेगा कितनी देर में आ जाता है, उसके बाद कहेगा सर कितनी देर में, तो उतनी देर में तो आया नहीं। अब आप बताओ आप क्या कह रहे थे? सिर्फ बोल दूंगा, मुझे मत ले। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जैसे कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब है क्या? माना कि तेरी वाली नहीं तो सटक गया क्या ऊपर से माला? मैं यहाँ पे रूल रेगुलेशन पढ़ा रहा हूँ या मैं ये कहूँ कि ऐसा नहीं होगा तो मैं मेरी क्या शक्तियां हैं, मैं क्या कर लूंगा बीच में? सर आपने तो कहा था 3 मिनट में रिप्लाई आता है, वो तो आया नहीं है ना भाई। ई वे पोर्टल है, तेरी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नहीं है जिसको तू झगड़ा करने लग जाएगा कि रिप्लाई क्यों नहीं किया मुझे। इधर सुनो, तो ये अगर पढ़ना चाहते हो फटाफट से पढ़ लो जल्दी से, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई। मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बिल। आगे सुनो जी, ई वे बिल सुनो। ई वे बिल जनरेट करने से कब ब्लॉक किया जा सकता है, यानी कि आप कोशिश करोगे ई वे बिल जनरेट करने की और आपका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, कब? ऐसी सिचुएशंस क्या है? सुनो, एज ए सप्लायर, एज ए रिसिपिएंट नहीं एप्लीकेबल है ये चीजें। एज ए सप्लायर, अगर आप नॉर्मल सप्लायर है या फिर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ रहे हैं, तो 2 केस में बांट लो अपने दिमाग में चीजों को। क्या आप नॉर्मल सप्लायर है? तो नॉर्मल सप्लायर है तो आपने क्या किया, 2 बार से आपने जीएसटी R1 फाइल नहीं किया है। ठीक है जी, जीएसटी R1 2 बार से फाइल नहीं किया, 2 टाइम्स। एक बार हो गया, अब फिर से आपने वही हरकत कर दी। या फिर 2 बार से आपने रिटर्न नहीं फाइल किए, 2 रिटर्न नहीं फाइल किया। नॉर्मल सप्लायर हर महीने करनी थी जी, आपने 1 महीने नहीं की, हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चा गलती हो गई होगी, दोबारा फिर वही हरकत। तो अब आपको है ना ई वे बिल जनरेट करने से ब्लॉक किया जा सकता है एज अ सप्लायर, नॉर्मल सप्लायर। एज अ कंपोजिशन स्कीम का सप्लायर आपने क्या हरकत की है कि आपने 2 बार से यानी कि 2 क्वार्टर के टैक्स ही पे नहीं किए। आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करना था, मिनिमम टैक्स अपनी टर्नओवर का कुछ परसेंटेज, वो आपने 2 बार से नहीं किया। एक बार किया, हमने छोड़ दिया, बच्चा है,
एक बार नहीं किया आप लोगों ने, हमने कहा कोई बात नहीं बच्चा है, दूसरी बार फिर वही हरकत। तो कंपोजिशन स्कीम का जो भी क्या नाम है सप्लायर होगा, अगर वो 2 बार टैक्स नहीं पे करता तो उसको ई वे बिल जनरेट करने से रोका जा सकता है। अब दोनों में कॉमन क्या था, सप्लायर थी। ठीक है, तो ये आप उस चीज को पढ़ सकते हैं, यहां पे जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है सर, अब क्या होगा आपका, अब आप ना ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, और सुनो जी, आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया। अब चाहे आप नॉर्मल सप्लायर हैं, चाहे आप कंपोजिशन स्कीम वाले सप्लायर हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। अब आप ये मत बोलना कि सर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी तो कर सकता है, अनरजिस्टर्ड कुछ और होता है और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल करना कुछ और होता है, डिपार्टमेंट के थ्रू बाय वे ऑफ पेनल्टी किया गया, आपको पेनल्टी मतलब पनिशमेंट किया गया, तो आपको रोक दिया जाएगा कोई भी एक्टिविटी करने से। ठीक है, अच्छा जी, फिर तो अपने सामान नहीं बेच पाएगा। हाँ नहीं बेच पाएगा, तो उसकी यही सजा है ना। जब हमने जो प्रोसीजर्स आपको बोला था, आप वो क्या नाम है फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप भी मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं करवा पाओगे। फिर ये थोड़ी है कि आप तो अपना सेल परचेज करते रहो और हमारे द्वारा बनाए गए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहो, ऐसे थोड़ी होगा। सर ये कंपोजिशन वाला तो इंट्रा वाला था ना, इंटरस्टेट तो। हाँ अच्छा सुनो ना, आगे सुनो। और जो सप्लायर था नॉर्मल, इसके लिए बोथ देखे ना, इंटर और इंट्रा। हाँ दोनों के ये मतलब ये मूवमेंट ऑफ गुड्स ही नहीं करवा पाएगा, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा हो। हमें कोई लेना देना नहीं है कि दिल्ली से दिल्ली में कर रहा है या दिल्ली से जयपुर भेज रहा है, हमने सोचना ही नहीं है। हमने कहा तू मूवमेंट ऑफ गुड्स कराने के लिए प्रॉपर तरीके से मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं करा पाएगा, चोरी दावा तो बेशक करा रहे हो, चोरी दावा करवाएगा तो हम तेरे को पकड़ लेंगे चूहे की तरह। अच्छा सुनो, अच्छा आगे सुनो, अब जो यहाँ पे ना पॉइंट बताना चाह रहा हूं एमसीक्यू से रिलेटेड। पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे था रेसिपिएंट भी था, यहां पे रेसिपिएंट भी था, अब रेसिपिएंट को छोड़ दिया। यानी कि जो गलतियां हैं तुमने एज ए रेसिपिएंट अगर की हैं, ये जो गलतियां मैंने बताई ना, तुम रेसिपिएंट हो किसी चीज के और सप्लायर हो किसी और के, तो तुम माल भेज तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे पास माल आ सकता है। मान लो मैं सप्लायर हूं, मैं तो बिल्कुल सही हूं, लेकिन आप मेरे रेसिपिएंट हो जो कि ये गलतियां कर रहे हो जो मैंने अभी बताई थी, तो मैं तुम्हारे को माल भेज नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए सप्लायर जब मैं ये गलतियां करूंगा तब मैं तुम्हें ये माल नहीं भेज सकता, चाहे तुम सही हो चाहे गलत हो, चाहे तुमने गलतियां की है या नहीं की है। तो एज अ रेसिपिएंट अगर तुम्हें जो मैंने अभी बात चीजें बोली, टैक्स नहीं पे किया कंपोजिशन स्कीम वाले, एज ए रेसिपिएंट नहीं पे किया, क्योंकि रेसिपिएंट भी तो किसी का सप्लायर है ना, तो ठीक है। मतलब मान लो आप मेरा एक कंपोजिशन स्कीम वाला, आप एक कंपोजिशन स्कीम लेकर के बैठे हुए थे, ऐसे सप्लायर थे, डीलर थे, और मैं भी एक डीलर था। मैं एज ए सप्लायर आपको सामान सेंड कर रहा हूं, तो आप मेरे सप्लायर नहीं हो, मैं आपका सप्लायर हूं, आप फर्दर किसी और के सप्लायर हो सकते हो। तो क्या मैं एक ऐसे बंदे को जिसने की कंपोजिशन स्कीम में 2 बार से टैक्स ना पे किया हो, क्या मैं उसको सामान नहीं भेज सकता? आंसर इज नो, भेज सकता हूं, ये बिल जनरेट कर सकता हूं। ये होता है एमसीक्यू के अंदर, परेशान कर देते हैं। एज अ सप्लायर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, एज अ रेसिपिएंट रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, यानी कि तुम माल भेज नहीं सकते, ले जरूर सकते हो। अब यही चीज जो है ना हमने यहाँ पे बाय वे ऑफ एग्जांपल जो मैंने आपको समझाई ना, यही यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। अब इसको पढ़ लो पूरे के पूरे। गलतियां क्या क्या थी जी? एज अ नॉर्मल सप्लायर आपने 2 बार से जीएसटी R1 फाइल नहीं किया, या फिर आपने 2 बार से रिटर्न भी फाइल नहीं की। और एज अ कंपोजिशन सप्लायर आपने 2 बार से टैक्स नहीं पे किया, या फिर चाहे आप कंपोजिशन स्कीम में हो चाहे नॉर्मल स्कीम में हो, चाहे आप कंपोजिशन स्कीम में हो चाहे नॉर्मल स्कीम में हो, आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया, तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, आपको ब्लॉक के अंदर डाला हुआ है। दूसरी चीज,
कि आप एज अ रेसिपिएंट अगर ये गलतियां कर रहे हो तो कोई आपको माल नहीं भेज सकता, ऐसा नहीं है। यानी कि माल भेज सकता है, ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो एज अ रेसिपिएंट अगर ये गलतियां करते हो तो कोई कंडीशन नहीं ब्लॉक करने की, ये बोला मैं। हाँ जी, सेकंड वाला एग्जांपल इसमें लिखा है रेगुलर स्कीम के कौन सी कंपोजिशन वाली स्कीम है? ये नहीं रेगुलर स्कीम में नहीं। कंपोजिशन रेगुलर कैसे बन जाएगी? पागल हो गई। मैं पूछ रहा हूं। कंपोजिशन स्कीम को तो कंपोजिशन स्कीम बोलेंगे ना, रेगुलर को रेगुलर बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है जी, ठीक है, हो गया। चलो अच्छा, अब ये तो ऐसा है, मेलेडी कहो कुछ जान जाओ। एग्जम्पशन फ्रॉम इशूइंग ऑफ ई वे बिल, यानी कि इनको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पढ़ लो फटाफट से। एग्जम्प्टेड गुड या नॉन टैक्सेबल गुड्स या फिर गुड्स अंडर शेड्यूल 3। लेकिन एग्जम्प्टेड गुड्स ही होती हैं, उनके साथ में और कुछ नहीं मिला होना चाहिए। जेम्स, भैया ये सारी की सारी चीजें, जेम्स जेम्स जैम, अरे भगवान, अरे जेम मतलब हीरा, वो नालायको, स्टोन ये जेम्स नहीं है। हमें देखिए जेम्स। जेम्स वो होते हैं, प्रीशियस। अरे गरीबो, इनका ना ट्रांसपोर्टेशन ऐसे किया भी नहीं जाता। चुरा लेंगे ये तो मछलियों में डाल के सोचो, मछलियों में डाल के बेचते हैं। नालायक। सुनो, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होता भी नहीं है इनका, जेम्स वगैरह का, ज्वेलरी का, किलो जी किलो के हिसाब से माल भेज दिया वहां पे, पकड़ लेना मेरा वहां पे सोना आ रहा है। जैसे तुम्हारे को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ना कि आप करेंसी को वो उसमें नहीं भेज सकते, कोरियर में करेंसी नहीं भेज सकते, आप नोट नहीं भेज सकते, वो मनी ऑर्डर से भेजना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसी तरीके से ये कैसे भेजते हैं? एलपीजी, केरोसिन, सर बताओ ना ये कैसे भेज जाता है? क्या? ज्वेलरी वगैरह। ज्वेलरी वगैरह कैसे भेजी जाती है? बनना जाता था। अपने कन्वेंस से भेजते हैं हम, अपनी प्राइवेट उससे। ये ट्रांसपोर्टर के हवाले करोगी तुम? 10 किलो सोना ले जा भैया, वहां आने वाली वो कभी नहीं आने वाला। फिर सर, बढ़िया, तुम मेरा किराया भी रख लो। सर वो बुक वाले एग्जांपल दे रहे थे ना, उसका क्या काम है? गोल्ड उसके काम है। गोल्ड तो काम आ जाएगा उसके। कहता अच्छा ये भी बिल बनाया तुमने, ओए इसके अंदर 100 किलो सोना है। हाँ ठीक है जी, किराया मत देना आप मेरे को, चलो नहीं चाहिए, वो लेके भाग जाएगा। एलपीजी, केरोसिन ऑयल का ये बहुत ही सेंसिटिव आइटम्स होती हैं। पोस्टल बैगेज जो होते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस से ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो तो दिख ही रहा है, पोस्ट ऑफिस का ही काम है ट्रांसपोर्टर। करेंसी मैंने अभी मना किया तुम्हारे को। गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन नॉन मोनेटाइज व्हीकल्स, मोटराइज व्हीकल, नॉन मोनेटाइज कहां से? नॉन मोटराइज व्हीकल होती है, जैसे तुम्हारी साइकिल वगैरह होती है, रिक्शा वगैरह होते हैं, उसके लिए ई-वे बिल नहीं चाहिए। अच्छा जी, कस्टम कंट्रोल्ड गुड्स, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो कस्टम वाले खुद, जीएसटी का वो लेना देना ही नहीं है, वो कस्टम वाले खुद ही होती है। हाउस होल्ड की कोई गुड्स होती हैं, उसके लिए ई-वे बिल नहीं चाहिए हमारे को। जैसे मान लो तुमने वॉशिंग मशीन खरीद ली, घर लेकर के आ रहे हो, ई-वे बिल नहीं चाहिए। अच्छा, जो घर सामान का शिफ्ट घर का सामान शिफ्टिंग कर रहे हो, उसके लिए भी। ठीक है जी, कार्गो वगैरह होता है जो एक देश से दूसरे देश में, जनरली नेपाल और भूटान हमारे साथ में लगे हुए, या फिर बड़े बड़े एम्प्टी कंटेनर। वैसे तो मूवमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर तुम मतलब दिखा रहे हो कि ई-वे बिल है, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या डालोगे? कंटेनर एम्प्टी है, हवा भेज रहे हैं, तो ई-वे बिल की जरूरत ही नहीं, कोई करेगा ही क्यों? बकवास ऐसी चीज है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस। सोचो आप मशीन गन्स भेज रहे हो, डिफेंस क्यों चाहेगी कि उसकी डिस्क्रिप्शन हम देंगे क्या भेज रहे हैं? कभी ऐसा होगा क्या कि एक आर्मी बेस्ड एरिया से दूसरे आर्मी बेस्ड एरिया में वो लोग अपने कन्वेंस यूज करते हैं या फिर रेलवेज को यूज करते हैं? आपने देखा होगा टैंकर वगैरह कभी कभी जा रहे होते हैं, या फिर आर्म्स जा रहे होते हैं, उसके साथ में जवान होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर्स को नहीं दी जाती चीजें, तो ट्रांसपोर्टर को नहीं देनी, तो तुम ई-वे बिल का क्या करोगे? अगर गुड्स जा रही है किसकी? लोकल अथॉरिटी की, गवर्नमेंट की, इसके लिए ई-वे बिल वो खुद में ही अपने आप में बहुत खास है।
वो किसी को बाहर के ट्रांसपोर्टर को हायर ही नहीं करते, मैं तुम्हें बताऊं। और कभी कभी क्या होता है 20 किलोमीटर के अंदर, ये हमने पहले भी देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होती है ना, जो 20 किलोमीटर तक हमें क्या ट्रांसपोर्टर के पास में छोड़ने जाना है, हम छोड़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टर के पास। 20 नहीं था, 50 था। 50। मेरी बात सुनो, पहले इधर पढ़ो पूरा का पूरा, बाद में बोलना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अप टू, वो तो एक्सेप्शन के अंदर था ना 50 तक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू वेइंग ब्रिज और वेइंग पर्पस। मेरी बात समझो, ध्यान से सुनो। दो चीजें थी वहां, जो 50 वाला था ना, वो तो क्या था कि यहां से मैं निकला और ट्रांसपोर्टर के पास में जा रहा हूं। पर्पस क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। यहां पे पर्पस ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहां पे क्या हुआ, वो धर्म कांटे पे सामान तुलने जा रहा है। बहुत सी फैक्ट्रियों के अंदर खुद ही धर्म कांटा होता है। धर्म कांटा सुना क्या होता है? ऐसे एक बहुत बड़ी सी वेइंग मशीन होती है, इस रूम के अकॉर्डिंगली, इस रूम चैम्बर इतनी बड़ी एक वेइंग मशीन होती है। उसमें क्या होता है कि ना, ट्रक को उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और फिर उसको उठा दिया जाता है, तो उससे उसका वेट पता लग जाता है। मतलब ऐसे नहीं उठाते, सामान के साथ। हाँ, सामान के साथ होता है, सामान के साथ होता है। उसको क्या नाम है, उसके ऊपर डाल दिया जाता है, उसको हम कहते हैं धर्म कांटा, वेट पर्पस के लिए। ठीक है जी। अब हमने उसको डाल दिया, सामान के साथ में ट्रक तुल गया, तो तुम कहोगे सर ये तो मिठाई के साथ में डिब्बा भी तुल गया, लेकिन डिब्बे का वेट हमें पहले से पता हो सकता है ना। खाली ट्रक को पहले तोल लो, फिर भरे हुए को तोल लो, उसके बाद में खाली वाले को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास गुड्स का ही तो आ जाएगा। जैसे ऐसा भी होता है। ठीक है जी। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये वेइंग पर्पस के लिए है, लेकिन वेइंग पर्पस के लिए अगर आप चीजें भेज रहे हो, ई वे बिल आपको नहीं चाहिए अगर 20 किलोमीटर के अंदर अंदर। ठीक है। हाँ जी, लास्ट पॉइंट है इसका, ये बोला जाता है कि अगर आपने ई इनवॉइस इशू किए हैं जिसके अंदर की क्यूआर कोड है, जो कि आपके इनवॉइस रेफरेंस नंबर को दिखाता है, मतलब उसके अंदर ही होता है क्यूआर कोड के अंदर, तो आपको है ना कोई भी ई वे बिल फिजिकली प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं सर, फिजिकल फॉर्म में नहीं, अब आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे आपके पास में एक ऐप होती है एम परिवहन करके, उसके अंदर आपने अपना लाइसेंस नंबर के वो डाल दिए, लाइसेंस के वो डाल दिए, मतलब इससे उसका कोई लेना देना नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने क्या किया, आपने आना अपने लाइसेंस नंबर के उसके अंदर और अपनी आरसी के अंदर डिटेल डाल दिया, वो खुद ही इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो किस डिपार्टमेंट से है, परिवहन डिपार्टमेंट से है, और उसकी ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है, तो आपको दिखा देता है। अब आपको है ना अपना लाइसेंस फिजिकल मोड में और आरसी फिजिकल मोड में अपनी जेब में रखने की जरूरत नहीं है। कोई आता आपको रोकता, आप कहते हो सर एक मिनट ठहरना, एम परिवहन खोलते हो ऐप और वो दिखा देते हो, देखो सर ये रहा। अच्छा, उसमें भी अगर वो चेक करना चाहता है कि आप ये कोई एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया आपका, तो पहले वाले उसके अंदर तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लगी आती थी, चिप लगी हुई आती थी कि वो चिप को डाल के देख सकते थे। अब वो क्या करते हैं जी, उनके पास भी एक स्कैनर होता है, जो आप मोबाइल में दिखाओगे उसके अंदर क्यूआर कोड होता है, वो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और आपकी सारी डिटेल उनके पास में आ जाती है उनकी मशीन के अंदर कि हाँ सर इसका पोल्यूशन एक्सपायर तो नहीं हो गया, इसका इंश्योरेंस एक्सपायर तो नहीं हो गया, वो सारी की सारी डिटेल आ जाती है और ऐप में वो डिटेल आपके पास में भी होती है। तो इस तरीके से सिस्टम आसान हो गया, क्योंकि कोई कुछ रखे ना रखे आज के टाइम पे अपने पास में मोबाइल तो रखता ही है, डिवाइस तो रखता ही है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये इसी तरीके से हमारे पास में जो ई वे बिल होता है उसके अंदर अगर हमने क्यूआर कोड वाला क्या नाम है वो लिया हुआ, ई वे इनवॉइस लिया हुआ, तो आप उसको, आपको फिजिकल मोड में रखने की जरूरत नहीं है, आप उसका एक पीडीएफ की तरह से या फिर एक ऐप की तरह से लिंक भी अपने पास में रख सकते हैं, सामने वाले पर्सन को दिखा सकते हैं। सामने वाले पर्सन के पास में जो भी डिवाइस होता ही उनके पास में, वो उससे क्या करते हैं, स्कैन करके चेक कर सकते हैं और आपको अब बल्कि मतलब बहुत मोटे और हैवी डॉक्यूमेंटेशन से बचा लिया जाता है। तो इसी के साथ ही हमारे पास में जो है ये चैप्टर ओवर हो जाता है। धन्यवाद।